हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। जो माइक्रोबायोलॉजी है वो एक बायोलॉजी का ही ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस which deals with the bacteria and related forms of life like Rickettsia, viruses, yeasts, molds, algae and protozoa। तो माइक्रोलॉजी देखा जाए तो एक ब्रांच है बायोलॉजिकल साइंस का ही, जो कि बैक्टीरिया और उससे रिलेटेड लाइफ फॉर्म्स जैसे कि रिकेट्सी हो गए, वायरसेस हो गए, यीस्ट हो गए, मोल्ड्स हो गए, एल्गे हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, इनके बारे में हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल दैट कैन नॉट बी क्लियरली परसीव्ड बाय ह्यूमन आई आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जिसका डायमीटर 0.1 mm से कम रहता है वो ह्यूमन आई देख नहीं पाता डायरेक्टली, उसको इंस्ट्रूमेंट की मदद लेनी पड़ती है। और 0.1 mm से थोड़ा ऊपर रहेगा तो, या 0.1 mm भी रहेगा तो ह्यूमन आई देख सकता है उसको। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो डायमीटर है वो 0.1 mm से कम का रहता है। तो इसका एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट मोल्ड, प्रोटोजोआ, एल्गे, वायरस, फाइटोप्लाज्मा एंड रिकेट्सी। Bacteriology can be defined as branch of science which deals with systematic study of unicellular prokaryotic organisms known as bacteria। तो bacteriology जो unicellular prokaryotic organisms बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं बैक्टीरियोलॉजी में। अब डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड कैसे ये स्टार्ट हुआ था माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्रोबेबली फर्स्ट लिविंग थिंग्स टू अपीयर ऑन अर्थ। अब जो रॉजर बेकन था वो 13वीं सदी में वो पोस्टुलेट कर दिया था कि जो डिजीज है, जो कि बीमारी होती है, वो इनविजिबल लिविंग क्रिएचर्स के द्वारा होती है। और फिर से सजेशन दिया था 1546 में जीरोलामो फ्रैकेस्टो ऑफ नॉर्थ इटली। As early as 1658, a monk named Athanasius Kircher referred to worms invisible to the naked eye in decaying bodies, meat, milk and diarrheal secretion। तो ये जो मॉन्क था ये वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वर्म्स बोला जो कि इनविजिबल है नेकेड आई। खैर ये जो ऊपर के पॉइंट्स है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इन 1665 रॉबर्ट हुक एन इंग्लिश साइंटिस्ट यूज्ड अ सिंपल लेंस that magnified objects approximately 30 times। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली सेल डिस्कवर किया। और सेल किससे डिस्कवर किया? एक सिंपल लेंस से जो करीब 30 गुना मैग्नीफाई कर देती है। अब जो ओक का ट्री रहता है उसके जो कॉर्क पोर्शन रहता है उसके थिन छोटे छोटे स्लाइस बना के उसने देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर। तो पाया कि कॉर्क में कुछ छोटे मोटे बक्से जैसे हैं, वो कॉर्क वॉज मेड ऑफ टाइनी बॉक्सेस, और वो रॉबर्ट हुक ने उस बॉक्स को सेल नाम दिया। और जितने भी ऑब्जर्वेशन किए रॉबर्ट हुक ने वो माइक्रोग्राफिया नाम के बुक में पब्लिश हुआ। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो डेड सेल था, लेकिन एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो लिविंग सेल था। तो वैसे तो मर्चेंट थे लेकिन उनको माइक्रोस्कोप बनाने की हॉबी थी और उनकी कोई फॉर्मल यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उनका मन बहुत शार्प था। बेस्ट माइक्रोस्कोप ही मेड हैड अ मैग्निफिकेशन ऑफ 200 to 300 टाइम्स। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया था पिछले वाले के मुकाबले, और ये 200 से 300 टाइम मैग्नीफाई करता था। अब क्या हुआ कि इन्होंने जब अपने ये फूड पार्टिकल जो दांत में बीच में फंसे हुए खाने के पार्टिकल्स रहते हैं उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स बहुत तेजी से घूम रहे थे उसमें। तो वो ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया गया एनिमलक्यूल्स, जिसको अभी हम प्रोटोजोआ, फंजाई और बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। और ल्यूवेनहॉक इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, हिमेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी। उसके बाद स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल्स। तो क्या हुआ, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी एरिस्टोटल द्वारा दी गई थी 346 बीसी में। तो ये इसको अबायोजेनेसिस भी बोलते थे। तो उस समय का मानना ये था कि जो नॉन लिविंग मटेरियल्स है, जो डेड और डिकेइंग मैटर है, उससे लाइफ निकल के आई है बाहर। यानी कि पहले कोई लिविंग चीज़ नहीं था, पहले नॉन लिविंग थे, उसके बाद लिविंग चीज़ें नॉन लिविंग चीज़ों से आना चालू करती। लिविंग बीइंग स्टार्टेड अराइजिंग फ्रॉम नॉन लिविंग बीइंग्स। तो इसको अबायोजेनेसिस भी बोलते हैं, यानी द प्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अदर नॉन लिविंग मटेरियल्स। Spontaneous generation, also called abiogenesis, is the belief that all living things originated spontaneously from inanimate/non-living matter without the need for living progenitor to give them life। लेकिन लुईस पास्चर ने इसे डिस्प्रूव कर दिया, इसे गलत साबित कर दिया थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। उन्होंने क्या किया, एक स्वैन नेक फ्लास्क लिया। स्वैन नेक फ्लास्क ये है, स्वैन नेक फ्लास्क, ठीक है। तो उन्होंने स्वैन नेक फ्लास्क लिया
उसमें पहले तो मीट लिया, मांस का टुकड़ा लिया, उसको उबाल दिया फ्लास्क में। मीट ब्रोथ था, यानी कि लिक्विड मीडियम था मीट का, ठीक है। उसको उबाल दिया पहले तो। उसके बाद जो फ्लास्क का जो नेक है उसको गर्म किया ताकि वो एस से शेप में बन जाए, तो वही एस शेप स्वान नेक फ्लास्क था। तो पास्चर क्रिएटेड यूनिक ग्लास फ्लास्क with unusual long thin necks that pointed downward. These swan neck flasks allowed air into the container but did not allow particles from the air to drift down into the body of the flask. अब हुआ क्या कि यहाँ से तो मतलब हवा चली जाती थी, लेकिन पार्टिकल्स जो थे वो यहाँ पे जमा हो जाते थे। तो फिर पार्टिकल्स, एयर के अंदर के जो पार्टिकल्स है जमा नहीं हो जा नहीं पाते थे अंदर की तरफ। देखिए यहाँ पे डस्ट ट्रैप हो गया, लेकिन हवा अंदर की तरफ जा रही है। उसके बाद क्या किया, एयर कुड एंटर द फ्लास्क बट एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुड नॉट, दे वुड सेटल बाय ग्रेविटी इन द नेक। तो पास्चर ने जैसा एक्सपेक्ट किया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिला उसमें। When Pasteur tilted the flask so that the broth reached the lowest point in the neck, where any airborne particles would have settled, the broth rapidly became cloudy with light. उसके बाद क्या किया, ये जो इसको टिल्ट कर दिया, ठीक है, ताकि ये जो लिक्विड है मीट ब्रोथ है वो जो डस्ट पार्टिकल्स है उसके साथ कांटेक्ट में आ जाए। तो हुआ क्या, उसके बाद ही उन्होंने मतलब पार्टिकल्स, लिविंग बींग्स, माइक्रोब्स ऑब्जर्व किया। द ब्रोथ रैपिडली बिकेम क्लाउडी विद लाइट। तो फिर पास्चर ने प्रूव कर दिया कि क्या बोलते हैं, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो गलत है। और ये भी प्रूव कर दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह या हवा में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। नो ग्रोथ वाज ऑब्जर्व बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स कैरिंग ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट रीच द मीडियम। तो डस्ट पार्टिकल्स जो थे वो एक्चुअली मीडियम तक पहुंचे नहीं। तो डस्ट पार्टिकल्स में एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो वो मीडियम में पहुंच नहीं पाए। तो वो मीडियम में पहुंच नहीं पाए करके कोई नया रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ नहीं पाए। इसका मतलब ये डेड डिकेइंग मैटर से नहीं आते मीट, नहीं, डेड डिकेइंग मैटर जैसे मीट से नहीं आते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जॉन टिंडल, ये आपने टिंडल इफेक्ट का नाम तो सुना ही होगा। तो ये भी प्रूव किया ओमिशन ऑफ डस्ट, यानी डस्ट नहीं रहेगा तो कोई ग्रोथ नहीं होगा डेड और डिकेइंग मैटर में। डेमोन्स्ट्रेटेड हीट रेजिस्टेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। अब इन्होंने भी हीट रेजिस्टेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया दिखाया। और हीट रेजिस्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें एक एंडोस्पोर नाम का स्ट्रक्चर होता है, वो आगे के चैप्टर में देखेंगे। He conducted experiments in a specifically designed box to establish and prove the fact that dust actually contained and carried the microbes. तो उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स किया और प्रूव किया कि जो डस्ट है वही जो धूल रहता है उसी में माइक्रोब्स आते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स रहता है। अब पास्चर्स एक्सपेरिमेंट, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं जो साइंटिस्ट जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी का एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये फ्रांसिस्को रेडी ने 3 जार एक्सपेरिमेंट किया और दिखाया कि जो मैगट्स है वो जो फ्लाई होते हैं, मक्खी के लार्वल स्टेज होते हैं मैगट्स। और 3 जार एक्सपेरिमेंट से उन्होंने डिस्ट्रॉयड द मिथ ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। जॉन नीदम जॉन नीदम ऐसे साइंटिस्ट थे जो सपोर्ट करते थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। लेज़ारो स्पैलेंज़ीनी, और इन्होंने भी वही बीफ वाला एक्सपेरिमेंट किया, मीट लेके वही फ्लास्क में गर्म करके, जैसा इन्होंने किया था लुईस पास्चर ने, उसी टाइप का एक्सपेरिमेंट किया और डिस्प्रूव कर दिया स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, गलत साबित कर दिया। फ्रांस शेल्स एंड थियोडर श्वान, इन्होंने पास एयर थ्रू हॉट ग्लास ट्यूब्स और स्ट्रॉन्ग केमिकल्स इनटू बॉइल्ड इन्फ्यूजन इन फ्लास्क। तो क्या किया, हवा पास की गर्म ग्लास ट्यूब से, ताकि गर्म ग्लास ट्यूब्स होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे, और स्ट्रॉन्ग केमिकल्स भी यूज़ किया और फ्लास्क में डाला, उसमें वही मीट वगैरह डाल के फिर से देखा कि कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, तो उसके मतलब स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी गलत थी। और फिर इन्होंने कॉटन प्लगिंग का टेक्निक डिस्कवर किया और साथ में ये डिस्प्रूव भी किया। कॉटन प्लगिंग का टेक्निक माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स में काम आता है, जिससे बाहर से माइक्रोब्स अंदर घुस ना पाए। यानी कि जितने भी मतलब ओपन माउथ कॉनिकल फ्लास्क वगैरह रहते हैं उसमें हम लोग कॉटन प्लगिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब जर्म थियरी ऑफ फर्मेंटेशन लुईस पास्चर ने दिया था। तो पहले क्या होता था, पुराने समय में कुछ केमिस्ट लोग मानते थे कि जो ये दूध का खराब होना और ये जो अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे बनते हैं वो केमिकल प्रोसेस है। यानी उन लोग नहीं मानते थे कि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट है। तो लुईस पास्चर ने क्या किया, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पे काम किया। उन्होंने सजेशन दिया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि काम कर रहे हैं फर्मेंटेशन का। तो इसको बोला गया जर्म थियरी ऑफ फर्मेंटेशन,
ये विच लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। और इंडस्ट्रीज के उसमें काफ़ी काम आया जर्म थियरी ऑफ फर्मेंटेशन, उसी से इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी शुरू हुआ। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है? एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स बाय एंजाइम एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये अनएरोबिक ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि हवा के एब्सेंस में इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ एंजाइम निकालते हैं और कंपाउंड्स को जो है वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और उसका गोल क्या रहता है? पायरूवेट को रिड्यूस करते हैं और Na+ प्लस बनता है। ये होता कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। और क्यों होता है? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज द ओनली वे टू जनरेट Na+ एंड ADP, या एनर्जी यूनिट्स है ADP। तो एनर्जी के लिए एनारोबिक कंडीशन में अगर एनर्जी चाहिए तो फर्मेंटेशन करना ही पड़ेगा। Alcoholic fermentation occurs in yeast in many bacteria. Product of fermentation, alcohol is toxic to organism. ये जो प्रोडक्ट रहता है फर्मेंटेशन का अल्कोहल, वो ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक रहता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑकर्स इन ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स। जैसे हम कभी क्रैम्प्स वगैरह होते हैं, मसल क्रैम्प्स, तो वो असल में हमारे मसल के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड इज टॉक्सिक टू मैमल्स। दिस इज द बर्न फेल्ट व्हेन अंडरगोइंग स्ट्रेनुअस एक्टिविटी। और जो फर्मेंटेशन का वही गोल है, NADH टू Na+। और उसके बाद फर्मेंटेशन में 2 ATP बनते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 ATP बनते हैं। अब जर्म थियरी ऑफ डिजीज, ये जो था लुईस पास्चर का जर्म थियरी ऑफ फर्मेंटेशन था। अब अगला है जर्म थियरी ऑफ डिजीज। Germ theory of disease states that the microorganisms can invade other organisms and cause disease. तो जर्म थियरी ऑफ डिजीज क्या बताता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे घुसकर उनको बीमार कर सकते हैं। इवन बिफोर पास्चर had proved by experiment that bacteria are the cause of some diseases, many observant students had expressed strong arguments for the germ theory of disease. इसके जर्म थियरी ऑफ डिजीज से भी बहुत आर्गुमेंट हुआ था इसके ऊपर साइंटिस्ट लोग के बीच। अब ठीक है, कॉस्ट पोस्टुलेट। कॉस्ट पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये माइक्रोबायोलॉजी का मेन पार्ट है कॉस्ट पोस्टुलेट। तो कॉस्ट पोस्टुलेट में जो रॉबर्ट कॉस्ट थे वो असल में 3 पोस्टुलेट दिए थे, पहले के 3। फिर E.F. स्मिथ नाम के साइंटिस्ट ने चौथा पोस्टुलेट दिया था। तो पहला पोस्टुलेट क्या है? स्पेसिफिक कॉजल ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो है कैन ऑलवेज बी फाउंड इन एसोसिएशन विद अ गिवन डिजीज। तो एक बीमारी है कोई, तो उसके लिए कोई एक टाइप का ऑर्गेनिज्म रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसके साथ, वो बीमारी से जुड़ा हुआ रहेगा। द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर ऑन आर्टिफिशियल मीडिया इन द लेबोरेटरी। अब जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम अलग निकाल सकते हैं, यानी कि जो डिजीज ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर से हम अलग से निकाल सकते हैं। और उस जो अलग से निकाला हुआ है उसको हम प्योर कल्चर यानी आर्टिफिशियल मीडियम में लैब कंडीशन में हम ग्रो कर सकते हैं उसको। द प्योर कल्चर विल प्रोड्यूस द सेम डिजीज। अब वो जो प्योर कल्चर में हम लोग ने जो बड़ा किया माइक्रोब्स को, जिस जो नए माइक्रोब्स भी आए हैं उसमें, तो वो वही बीमारी प्रोड्यूस करेंगे अगर हम कोई ससेप्टिबल होस्ट में उसे इंजेक्ट करते हैं, इनोक्यूलेट करते हैं। तो ससेप्टिबल होस्ट यानी कि जो उस पैथोजन से बीमार हो सकता है, जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमार हो सकता है, वो होगा ससेप्टिबल होस्ट। It is possible to re-isolate the same organism in pure culture from experimentally infected host compared with original one। अब ये जो E.F. स्मिथ द्वारा दिया गया था, फिर E.F. स्मिथ ने क्या बोला कि वो उसको री-आइसोलेट कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल, जो हमने जो आइसोलेट करके ग्रो किया था प्योर कल्चर में, उसको फिर हमने क्या किया था? इंजेक्ट किया था ससेप्टिबल होस्ट में। जो इंजेक्ट किया था, जो हमारा हमने ग्रो करके इंजेक्ट किया था, वही अगर हम उसको फिर से आइसोलेट कर सकते हैं और फिर से उसको क्या बोलते हैं, प्योर कल्चर में ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, तो वही है, ये है पूरा कॉस्ट के 4 पोस्टुलेट। अब इम्यूनिटी, इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? रिफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग इम्यून टू और प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ डिजीज। अगर एक बीमारी से हम बचे बचे रहते हैं तो उसका मतलब है हम इम्यून है या प्रोटेक्टेड है, तो वही इम्यूनिटी कहलाती है। स्पेशली इन्फेक्शियस डिजीज, ज़्यादातर इम्यूनिटी इन्फेक्शियस डिजीज के उसमें देखते हैं। जैसे जो इन्फेक्शियस डिजीज जो एक दूसरे से संपर्क में फैलती है, जैसे कोरोना एक इन्फेक्शियस डिजीज। This state is invariably induced by having been exposed to antigen on an organism that invades the body or by having been immunized with a vaccine capable of stimulating production of specific antibodies। अब ये इम्यूनिटी आता कैसे है? इम्यूनिटी आता कैसे है? जब
एंटीजन नाम का एक सब्सटेंस एंटीजन नाम का एक सब्सटेंस ऑर्गेनिज्म में। एंटीजन एक्चुअली मतलब होता क्या है कि प्रोटीन पोर्शन और एनी पार्ट सब्सटेंस ऑफ पैथोजन का ही पार्ट होता है एक्चुअली एंटीजन। तो वो जब ऑर्गेनिज्म के अंदर घुसता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, जिससे जो एंटीबॉडीज है वो और पैथोजन को खत्म करने का काम करती है, पैथोजन को नष्ट करती है, तो उससे हमारा इम्यूनिटी बना रहता है। या तो फिर हम कोई वैक्सीन लगाते तो कुछ वैक्सीन में क्या होता है, कुछ कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कमजोर करके डाला जाता है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आसानी से नष्ट हो जाते हैं, तो वही है इम्यूनिटी। अब एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी वाटर सॉल्युबल प्रोटीन से प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जांपल गामा ग्लोबुलिन इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। एंटीबॉडीज अटैक एंटीजेंस टू न्यूट्रलाइज देम और मेक देम इनएक्टिव। जो एंटीबॉडीज है वो एंटीजन पे अटैक करते हैं, या तो उन्हें न्यूट्रल बना देंगे यानी कि उन लोग फिर कोई डिजीज नहीं कर सकते, या तो फिर उन्हें इनएक्टिव बना देंगे। Chemotherapy, a therapeutic concept developed by Paul Ehrlich, wherein a specific chemical or drug is used to treat an infectious disease or cancer। तो कीमोथेरेपी क्या है? पॉल एरलिक ने इस कॉन्सेप्ट को लाया था। उसमें क्या करते हैं, स्पेसिफिक केमिकल या ड्रग इन्फेक्शियस डिजीज, कैंसर इन्फेक्शियस डिजीज या तो कोई कैंसर जैसा बीमारी है, उस स्पेसिफिक केमिकल या ड्रग से हम उसे ठीक कर देते हैं। तो आइडियल कंडीशन में देखा जाए तो केमिकल जो है वो पैथोजन या कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और होस्ट के सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये एक आइडियल कंडीशन है। एंटीबायोटिक्स, कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रिपेयर्ड पार्शियली बाय सिंथेटिक मीन्स that inhibits growth or kills other microorganisms at low concentration। एंटीबायोटिक्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं और वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल रहते हैं। या तो फिर क्या होता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी लेते हैं और फिर उसमें अपना कुछ ट्रीटमेंट भी करते हैं, यानी प्रिपेयर पार्शली बाय सिंथेटिक मीन्स। तो वो जो केमिकल फिर रहता है वो एंटीबायोटिक का काम करता है और वो दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको मारता है और कम कॉन्सेंट्रेशन में ये काफ़ी असरदार होता है एंटीबायोटिक्स। अब इग्नास फिलिप्स सेमेलविस ये साइंटिस्ट है जो कि एंटीसेप्टिक्स का यूज़ करते थे ऑब्स्टेट्रिकल प्रैक्टिस में। ऑब्स्टेट्रिकल प्रैक्टिस मतलब ये जो प्रेगनेंसी वगैरह में डिलीवरी के समय जो यूज़ किए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा प्रैक्टिसेस, उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिकल प्रैक्टिस। अब जोसेफ लिस्टर जो थे वो सीरियल डाइल्यूशन फॉर आइसोलेशन ऑफ पियर कल्चर का कंसेप्ट देते और असेप्टिक सर्जरी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री सर्जरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कंडीशन को बोलते हैं असेप्टिक कंडीशन। एडवर्ड जेनर सक्सेसफुल काउपॉक्स वैक्सीन। अब 1798 में दुनिया का सबसे पहला वैक्सीन बना था जो कि काउपॉक्स वैक्सीन था। वो स्मॉल पॉक्स के लिए बनाया गया वैक्सीन था, तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। एडवर्ड जेनर ने क्या देखा कि जो काउपॉक्स जिन लोगों को काउपॉक्स होता है वो लोगों में स्मॉल पॉक्स नहीं होता, तो उन्होंने काउपॉक्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें आइसोलेट किया। आइसोलेट करके पेशेंट्स लोग में इनोकुलेट करना चालू कर दिया, तो उन्होंने देखा कि वो रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे थे और उस समय की सबसे खतरनाक बीमारी थी स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन, जो कि आज तो अब दुनिया से हट ही चुकी है। एली मेचनिकोव डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम द ल्यूकोसाइट्स दैट इज टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट एक टाइप का डब्ल्यूबीसी होता है और ये क्या करता है, ये एनगल्फ या इंजेस्ट करता है, ये पैथोजन को निगल लेता है, पैथोजन को अंदर से अपने सेल के अंदर करके निगल लेता है। He named these highly specific defenders against bacterial infections as phagocytes। phagocytes यानी कि सेल को खाने वाला। And the phenomenon is known as phagocytosis। तो phagocytosis को किसने ऑब्जर्व किया सबसे पहले? एली मेचनिकोव ने। जो पॉल एरलिक था, पॉल एरलिक ने यहाँ पे हम लोग देखे थे कीमोथेरेपी के बारे में दिया था। He hypothesized that a foreign material or toxin entering the body would bind to receptors on cell and stimulate the multiplication of receptors। अब उन्होंने हाइपोथेसाइज किया था, यानी कि गैस था, हाइपोथेसिस मतलब एक टाइप का गैस कह सकते हैं, जो कि उन्होंने बोला उसमें कि जो भी फॉरेन मटेरियल या टॉक्सिन जो भी आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारे बॉडी के रिसेप्टर सेल्स में रिसेप्टर्स रहते हैं, ठीक है, वो रिसेप्टर्स में आके उससे जुड़ जाएगा, तो फिर उससे क्या होगा कि रिसेप्टर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। जो रिसेप्टर मल्टीप्लाई करेंगे वो ब्लड में रिलीज किया जाएगा और वो जो टॉक्सिन है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी उसको बे का मतलब उसका असर ही पूरा खत्म कर देंगे।
Thus he gave the concept of chemotherapy. He discovered अर्सफेनेमिन नाम का एक उन्होंने कंपाउंड डिस्कवर किया, अ लाइट येलो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। उसमें 30% आर्सेनिक था और उसके साइड इफेक्ट्स काफी कम थे, लेकिन थे उसके साइड इफेक्ट्स। और ये पहले साइफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता था अर्सफेनेमिन, अभी उसके ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज होता ये। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम नोटाटम। अब ये फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटाटम। अब सलमान वैक्समैन डिस्क्राइब द एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोडक्शन बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। अब उन्होंने दिखाया कि कैसे एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन निकाला जाता है, आइसोलेट किया जाता है, अलग किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस के नाम ग्रेसियस नाम के बैक्टीरिया ने। एक्चुअली वो बैक्टीरिया एक एक्टिनोमाइसिस था, सॉइल फिलामेंटस बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। तो ऐसे वैक्समैन ने एक बुक पब्लिश की थी, प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, एंड डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, वही सलमान वैक्समैन ही है, प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, अ सॉइल एक्टिनोमाइसिस। Rossi and Colondi developed contact slide/buried slide technique for studying soil microfauna. Van Niel studied chemoautotrophic bacteria and bacterial photosynthesis. Bottles demonstrated the importance of molybdenum in accelerating nitrogen fixation by nodulating legumes. molybdenum कैटलिस्ट का काम करता था, कैटलिस्ट का काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के समय। Kubo proved the role of leg hemoglobin present in root nodules of legumes in nitrogen fixation. अब leg hemoglobin रेडिश और पिंकिश टाइप का पिगमेंट है, वो उससे क्या होता है कि वो ऑक्सीजन के मात्रा को कंट्रोल करके रखता है लेग हीमोग्लोबिन, तो उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन आराम से हो पाता है। Reunion coined the term phylosphere to denote the region of leaf influenced by microorganisms. Jensen developed the method of studying nodulation on agar media and test tube. Barbara Moose and J.W. Jerdman reported occurrence of WAM, जिसको वेसिकुलर आर्बेस्कुलर माइक्रोराइजा बोलते हैं, फंजाई। तो इन्होंने वैम फंजाई के बारे में मतलब बताया। मोस्टली जो मतलब वैम फंजाई रहते हैं वो ग्लोमस जेनरा के रहते हैं या एक्किलोपोरा जेनरा के रहते हैं। तो ये एग्रीकल्चर क्रॉप प्लांट के जड़ में पाया गया था और ये फॉस्फेट के मोबिलाइजेशन में हेल्प करता था वैम। तो वैम जो एक्चुअली होता क्या कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है हाइयर प्लांट्स और फंजाई के बीच में। हाइयर प्लांट्स के जड़ के वहाँ पे फंगस रहते हैं और फंगस जो है वो फॉस्फेट के एब्सॉर्प्शन में मदद करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डेवलप किया था फ्रॉम पेनिसिलिन नोटाटम इन 1928। वहाँ 1928 लिखा हुआ एक्चुअली गलत है, 1929 में डिस्कवर किया गया था असल में। Hardy and Associates developed the technique of measurement of nitrogenous activity by acetylene reduction test, coupled with gas chromatography and thereby estimation of biological nitrogen fixation. अब जो ये हार्डी और उनके अंडर जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे, उन्होंने एस्टिमेशन ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एस्टिमेट किया कितना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता। उन्होंने एसिटिलीन रिडक्शन टेस्ट यूज किया था गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ साथ, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं भी। डोबरनियर एंड एसोसिएट्स studied nitrogen fixing potential of azospirillum in some tropical forage grasses like Digitaria panicum and some cereals like maize, sorghum, wheat, rye, etc. in their roots. तो ये डोबरनियर थे, वो उन्होंने क्या किया कि स्टडी नाइट्रोजन फिक्सिंग पोटेंशियल ऑफ एजोस्पाइरिलम, कितना नाइट्रोजन फिक्सिंग कर सकता है इन सम क्रॉप इन ग्रासेस में और इन सीरियल्स में कितना फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, उन्होंने इस बारे में स्टडी किया। ही कॉइंड द टर्म एसोसिएटिव सिम्बायोसिस। जो डोबरनियर था उन्होंने एसोसिएटिव सिम्बायोसिस का टर्म यूज करना चालू किया टू डिनोट द एसोसिएशन बिटवीन नाइट्रोजन फिक्सिंग एजोस्पाइरिलम एंड सीरियल रूट्स। तो एजोस्पाइरिलम जो है उसके साथ जो सीरियल के रूट्स होते हैं यानी सीरियल्स लाइक मेज, सॉर्गम, व्हीट, इन्होंने इस पर स्टडी की थी। तो इन्होंने वो टर्म यूज किया जो कि सीरियल्स के जड़ और एजोस्पाइरिलम के बीच में जो रिलेशन है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। रिसेंटली दिस टर्मिनोलॉजी हैज बीन चेंज्ड एंड रीनेम्ड एज डाईएज़ोट्रोपिक बायोसिनोसिस। तो अब ये टर्म यूज नहीं होता, अब उसकी जगह ये टर्म यूज होता है डाईएज़ोट्रोपिक बायोसिनोसिस।
Domergue and associates had discovered/reported nodules on stem of Sesbania rostrata, which could fix nitrogen and can be used as an excellent green manure crop in lowland rice cultivation. अब उन्होंने देखा कि ये जो पौधा है उसमें स्टेम के नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, तो और फिर क्या होता था, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता था, तो फिर इसको ग्रीन मैन्योर की तरह यूज कर सकते थे जिससे सॉइल का नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाए. They also discovered nitrogen-fixing stem nodules on Casuarina species caused by Frankia and actinomycetes, और उन्होंने Casuarina species में भी देखा था एंटो-फिक्सिंग स्टेम नोड्यूल्स. ये रूट में नहीं थे, स्टेम में थे. तो यही था मेन. डोबरगिस और एसोसिएट स्टेम नोड्यूल्स डिस्कवर किए थे. Brefeld introduced the practice of isolating soil fungi by single-cell technique and cultivating/growing them on solid media. फिर उन्होंने सिंगल सेल टेक्निक दिया आइसोलेशन का, मतलब कैसे एक सेल को अलग से आइसोलेट किया जा सकता है. और उन्होंने जेलेटिन का यूज किया. जेलेटिन पहला सॉलिडिफाइंग एजेंट था, पहला, मतलब आजकल तो वैसे अगर मीडिया यूज होता है. जेलेटिन एक्चुअल में इतना फायदेमंद रहता है क्योंकि जेलेटिन जो है वो थोड़ा टेम्परेचर में पिघल जाता है, जल्दी पिघल जाता है. उसके बाद क्या होता है कि जेलेटिन जो है वो बैक्टीरिया उसको जल्दी डिकम्पोज कर देता है, जल्दी सड़ा देता है, इसलिए जेलेटिन आजकल इतना यूज नहीं होता. अब आजकल मेन मीडियम जो है वो अगर मीडियम है. तो यहाँ पर हमारा ये इंट्रोडक्शन खत्म होता है. थैंक यू.